student, this is Preeti Yadav, your maths teacher. Today I'll teach you class 8th math exercise 3.1. You know that revision classes is going on, so shall we start? Now question number 1, find the square of 25. 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 625. इट मीन्स 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625. नेक्स्ट क्वेश्चन, find the square of -9 by 10. मीन्स -9 by 10 है तो -9 upon 10 is multiply by -9 by 10. 9 9 ja 81 and minus will make plus. 10 10 ja 100. And the next question, write the ones place digit of the square of 32. अब हमें 32 का स्क्वायर निकालना है और हमें उसमें ये देखना है कि उसकी वंस प्लेस क्या होगी. मींस कि हमें ये देखना है जो ये 2 है इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा. तो 32 का जो स्क्वायर होगा उसकी वंस प्लेस क्या आएगी हमारे पास? 4 आएगी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इज 1600 अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. अब हमें देखना है जो ये 1600 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. अब ये देखो स्क्वायर में क्या होता है? पेयरिंग होनी होती है. 16 का हमें पता है किसका होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो क्या होता है? 16 होता है. इट मीन 4 का स्क्वायर होता है 16 हमारा. और डबल जीरो है तो क्या हो जाएगा? इसका रूट निकलेगा तो सिंगल जीरो हो जाएगा. इट मीन्स ये 40. अगर हम 40 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो क्या आएगा? 1600 आएगा. इट मीन 1600 क्या है हमारा? एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आंसर हम कहेंगे यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 35 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर. तो अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है. तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1225 माइनस 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1156. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड द डिफरेंस ऑफ 1225 एंड 1156 इज 69. तो वैल्यू क्या हो गई हमारी? 35 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है? 69. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट इफ वन मेंबर इज 6. पाइथागोरन ट्रिपलेट है उसमें हमें वन मेंबर क्या बोला गया है? 6 है. तो वो ट्रिपलेट में हमारे क्या होते हैं? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होता है. तो वन मेंबर हमें 6 है तो हमें सबसे पहले m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम कहेंगे 2m इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा. वेयर m इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2. तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3. तो बाकी के 2 मेंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम पुट करते हैं m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू. तो क्या आ जाएगी? 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8. और m स्क्वायर प्लस 1 के लिए पुट करते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 9 प्लस 1 10. दीज आर द वैल्यू. वैल्यू ऑफ m इज 3 एंड वन मेंबर इज 6, अदर 8 एंड 10. Next question, find 1500 is a perfect square or not. By using prime factorization हम इसको फाइंड करते हैं कि 1500 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था 1600. अब देखो 1600 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर था. किसका था वो? 40 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 1600 है. ये तो हमें पता था. अब हमें क्या करना है? इसका हमें चेक करना है क्या ये है या नहीं है. तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं. तो करते हैं हम 2 से स्टार्ट. 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 0 एज इट इज. फिर से हम 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10. अब हम इसको करते हैं 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. अब मैं इसको 5 से करती हूँ. 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25. अगेन मैं इसको 5 से करती हूँ. 5 5 जा 25 और क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 1 जा. अब देखो स्क्वायर में क्या होता है? पेयरिंग करनी होती है. अगर हमारे पेयर कंप्लीट होते हैं तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट है. अगर पेयर इनकम्प्लीट रहते हैं तो वो परफेक्ट नहीं है. अब देखो 2 का पेयर बन चुका है हमारा, 5 का पेयर बन गया है, बट 3 का और 5 का पेयर नहीं बन रहा है. तो इसका मतलब क्या कहेंगे? जो 1500 है जो हमारा, ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नाउ एक्सरसाइज 3.2,
फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है। एक क्वेश्चन हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से और दूसरा हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो फर्स्ट हमारे पास है 1764, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं हम 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा। अब देखो क्या आएगा, 4 4 1 किसका होता है हमारा 21 का स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा 21 1 जा, सॉरी 21 जा, तो ये आ गया हमारा 21 1 जा। अब देखो पेयरिंग हो रही है, 2 की पेयरिंग हो रही है और 21 की भी पेयरिंग हो रही है, तो 21 2 जा कितना होता है 42 हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा 42 का स्क्वायर बन जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे 42 का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास 54,756, इसको हम करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, हम पेयरिंग करते हैं, पीछे से हमने पेयरिंग कर ली। अब देखो 5 हमारे पास सिंगल रह गया है, तो इसको करते हैं हम 2 2 जा 4 हो गया है, हमने किया सब्ट्रैक्ट 1 आ गया हमारे पास। अब जो यहाँ पे हमारे पास नंबर होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ राइट करेंगे हम 4, ऊपर से एक पेयर हमारा नीचे आएगा, ये आएगा 47। अब हमें इसमें ये देखना हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 147 आ जाए। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, और यहाँ पे भी मैंने 3 राइट करना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 17 में से अगर मैं 9 लेस कर देती हूँ तो कितना आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से दूसरा पेयर आ जाएगा हमारे पास 56। अब हमारा वही सेम प्रोसीजर होगा, जो यहाँ पे नंबर होता है उसके हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 23 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 46, तो 46 हम यहाँ राइट करेंगे। अब हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1856 आ जाए, तो हमें वो सोचना पड़ेगा क्या नंबर हो सकता है। अगर मैं 46 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 कैरी 25 का 5, 2 कैरी हो जाएगी, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या हो जाएगा 0, तो इट मीन्स ये किस पे गया 4 पे, तो इसका किस स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर है ये 234 का, यानी कि 54,756 किसका स्क्वायर है 234 का। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया। इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या करी थी कि पेयरिंग करी थी, पीछे से हमने पेयरिंग हो गई थी, उसके बाद जो सिंगल डिजिट बची थी उसका हमने कर दिया है 2 2 जा 4 हो गया है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करा दिया है। फिर जो यहाँ पे नंबर आया था हमारा क्वेश्चन की तरफ, तो उसको हमें स्क्वायर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे राइट करना होता है, और ऐसा नंबर लेना होता है जैसे अगर हम 3 चूज कर रहे हैं तो 3 3 जा ही करना पड़ेगा, तो उसी तरह से हमने किया है। आपको समझ आ गया है, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the smallest number by which 882 is multiplied to get a perfect square। वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि मैं जिससे मल्टीप्लाई करूं कि 882 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए पहले करते हैं हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका, तो 2 से स्टार्ट करते हैं हम, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अब मैं इसको 3 से कर लेती हूँ, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। अगेन मैं 3 से स्टार्ट कर देती हूँ, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। इसके बाद मैं इसको करती हूँ 7 7 जा 49, तो यहाँ आ जाएगा 7 जा। अब देखो इसमें पेयरिंग हो रही है, किस किस की हो रही है हमारी, 7 का पेयर कंप्लीट हो गया है, 3 का पेयर कंप्लीट हो गया है, अब 2 सिंगल रह गया है, 2 का पेयर नहीं है, तो इट मीन्स मुझे क्या करना चाहिए कि इसमें 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि मुझे 882 के लिए परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो देखो क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज मल्टीप्लाई बाय 2, मुझे 2 से और मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो 7 3 जा 21 एंड 21 2 जा 42, तो क्या होगा 42 आ जाएगा, जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4,51,634 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर।
क्या कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेगी ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, रूट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रिमाइंडर जो आएगा उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इस क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन दोनों से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मोस्टली क्वेश्चन हमारे यही है, हमें रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन यूज करना होता है, क्या हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना होता है। अब देखो इसके हम पेयरिंग करते हैं। पहले 34 का पेयर बन गया, 16 का बन गया, 45 का बन गया। अब देखो 45 किसी की टेबल में तो आएगा नहीं। 6 6 जा क्या होता है 36, 7 7 जा 49 होता है, वो ज्यादा चला जाएगा। तो हम करेंगे 6 6 जा 36। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 45 में से मैं 36 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 15 में से 6 लेस हो जाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा। और 3 में से 3 गया 0, ऊपर से एक पेयर आएगा मेरा 16 नीचे। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि जो हमारे यहाँ पे नंबर होता है उसके हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करते हैं। तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या होगा 12, 12 को मैं यहाँ पे राइट करूंगी। अब मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 916 आए या उससे स्मॉल हो। तो मैं करती हूँ इसको 7 से। 127 मल्टीप्लाई बाय 7, 127 7 जा कितना हो जाएगा मेरे पास 889, ये आ जाएगा। अब मैं इसकी करती हूँ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 16 में से 9 लेस कर देते हैं तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 10 में से 8 गया, हमारे पास क्या बचेगा 2। अब ऊपर से एक पेयर आ जाएगा नीचे 34। अब ये 7 जहाँ पे गया है, अब यहाँ पे नंबर क्या हो गया है मेरे पास 67 हो गया है। और 67 की 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ पे राइट करना है। 67 2 जा 134 हो जाएगा, 134। अब मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ये नंबर मिल जाए। अब देखो 2 2 जा 4 होता है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2684। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास 50 आ जाएगा। बाकी हमारा 0 बन गया है। तो अब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा, जो रिमाइंडर है वो मेरे पास 50 आया है। इट मीन्स इस नंबर में से 4 5 1 6 3 4 में से अगर मैं 50 लेस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा। जो वो नंबर आएगा मेरे पास वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नाउ एक्सरसाइज 3.3 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 27.3529। अब तक हमने विदाउट डेसिमल वाले डिजिट्स के किए थे, अब हम डेसिमल वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसमें भी हमारा सेम पैटर्न चलेगा, पेयरिंग करेंगे हम। पीछे से हमारी पेयरिंग हो गई है, अब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 27 के लिए हम क्या करेंगे 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। अबव चला जाता है तो हम करेंगे 5 5 जा 25, 5 5 जा हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 25। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या आएगा 2, ऊपर से आ जाएगा मेरे पास 35। अब यहाँ पे जो नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी होती है तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा यहाँ पे 235 हो जाए। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको तो क्या आ जाएगा 204 हो जाएगा। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 1 3 0, ऊपर से पेयर आ गया मेरे पास 29। अब यहाँ पे मैंने 52 हो गया मेरे पास। 52 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ तो कितना आ जाएगा 104 हो जाएगा, 104। अब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है तो 3 क्या तो 3 के टेबल में आता है या फिर 7 के टेबल में आता है। तो पहले छोटे से ही करके देख लेते हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। तो क्या आएगा 3 3 जा 9 आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जा सकता है इससे। तो हमारे पास क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3129। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0 हो गया है। तो किसका रूट बन गया है ये 5.23 का रूट बन गया हमारे पास। ये पहले हमने 5 से किया है, फिर हमारे पास ये 2 जा पे गया था, फिर 3 जा पे, यानी कि 5.23 का ये रूट है, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर द रूट 462.25 माइनस रूट 33.64 अपॉन में रूट 462.25 प्लस अंडर द रूट 33.64। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें इवेलुएट करना है। अब इसका रूट क्या आएगा, अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे करना होता है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। तो इसका रूट आ जाएगा 21.5
5 आ जाएगा इसका तो, और इसका 33.64 का होगा 5.8, यानी कि -5.8 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा डिनोमिनेटर में होगा यही नंबर्स है, तो 21.5 प्लस 5.8। अब देखो इनको सबट्रैक्ट करेंगे, 21.5 में से 5.8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15.7, और 21.5 में प्लस करेंगे 5.8 तो आएगा 27.3। दिस इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 15.7 अपॉन 27.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर द रूट 2116 अपॉन में 15,129। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो अब इसका क्या है, रूट निकालना पड़ेगा कि ये 2116 किसका है। तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में दोनों ही मेथड आपको बताए हुए हैं। तो 2116 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 46 आ जाएगा, और 15129 का हो जाएगा 123। आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, जैसे हम करते हैं 2116 है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा ना जाने के लिए 0, 5 जा पे चला जाएगा, फिर ये जाएगा 8 जा पे 16। अगेन हम 2 से कर सकते हैं, 2 5 जा, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 16। अब हम इसको किसका बन जाएगा, 529 हमारा 23 का होता है, तो 23 जा, तो अब देखो ये किसका बन गया हमारा, 23 2 जा 46 होता है। इसी तरह से हम ये वाला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 15,129 का किसी भी मेथड से आप यूज कर सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द रूट 432 इज मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 8748। अब हमें इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट करने के लिए पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर देखना है, परफेक्ट स्क्वायर तो ये है नहीं, तो हमने क्या किया, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करके यहाँ पे राइट कर दिया है, रूट लगा के इनका प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का कर दिया है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जो पेयर बनते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। अब देखो पेयर किस किस का बन रहा है, 2 का पेयर बन गया, इसमें यहाँ भी 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 तो बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या रहेगा हमारे पास 3, तो हम इसको राइट करेंगे 12 रूट 3 मल्टीप्लाई। अब इसमें हम देखते पेयरिंग, 2 के भी पेयर बन गया है, 3 का भी बन गया है, फिर 3 का बन गया है, इस 3 का भी बन गया है। अब रह क्या गया हमारे पास, 3 बाहर रह गया है। तो अब देखो इनकी पेयरिंग कर दी हमने, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 54 रूट 3। अब देखो दोनों में रूट थ्री से मल्टीप्लाई, जब भी हम रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करते हैं तो क्या बन जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल, तो सिंपल 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 12 की मल्टीप्लाई 54 से, और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम सिंपल 3 से करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1994 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। Good morning, my dear student of class 8 and all the viewers of this video. Here I am Benita ma'am, your science teacher, teaching in Elementary International School, Rajasthan. Student, we are doing the revision of our syllabus. Here we have the chapter. Now, in this chapter we will do the exercise of this chapter. The first question is related to the MCQs. Pick the correct option. The first is, which of the following is an example of non-contact force? इसमें से ऑप्शंस दिए हैं स्टूडेंट, पुलिंग अ रिक्शा, lifting a bucket, kicking a football, falling a stone. Student, the right answer is falling a stone is the correct answer of the non-contact force. Non-contact force student वो force होता है जिसके अंदर मीन्स एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वो स्टोन फॉल होकर डाउन के नीचे अर्थ पर आ जाएगा। ओके, पुलिंग इन रिक्शा, किकिंग अ फुटबॉल, लिफ्टिंग अ बकेट, इन सब में कांटेक्ट है ऑब्जेक्ट का उस पर्सन के साथ। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर्स पर सेकंड, ग्राम, weight. So the right answer is Newton. Newton is the standard unit of force because it was found out by the Newton. So the next question is, the pressure exerted by a liquid. एक pressure जो कि liquid के through exert किया जाता है, here we have the options. The first one is increase with the depth, decrease with the depth, does not change with the depth, is different in different direction at the same depth. इसमें राइट आंसर इज स्ट्रेंथ इंक्रीज विद द डेप्थ, बिकॉज जो प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड के ऊपर जैसे इसकी डेप्थ बढ़ती जाती है उसका इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4.
विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक ऑब्जेक्ट की जो है फिजिकल क्वांटिटी है वो कब कांस्टेंट रहती है? मास, वेट, स्पीड और फोर्स। द राइट आंसर इज मास। मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज in constant position. Which instrument is used to measure atmospheric pressure? एक ऐसा instrument that is used to measure the atmospheric pressure. Here we have the options. You can see the first one is anemometer, spring balance, barometer and beam balance. The right answer is student barometer. Barometer is used to measure the atmospheric pressure. Next is student fill in the blank. First, force acting on a body can be change its dash and dash. कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स एक्ट किया जाता है तो उससे स्टूडेंट दो चीजें चेंज होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज द डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स स्टूडेंट वो फोर्स होता है जिसमें आप फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन नीड होती है उसकी, बिकॉज उसमें क्या होता है, ये कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, बिकॉज सरफेस और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है एंड प्लस में जब फ्रिक्शन हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है अगर फ्रिक्शन वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डैश. एयर जो होता है स्टूडेंट वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं. नेक्स्ट इज द प्रेशर ऑफ एयर डैश विद द इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. इफ ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो जो प्रेशर होता है स्टूडेंट, जो प्रेशर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, या फिर आप कह सकते हो प्रेशर जो एयर का होता है वो क्या होता है, डिक्रीजेज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फॉल डाउन करते हैं. नेक्स्ट इज मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स. मस्कुलर फोर्स आपको पता है, मस्कुलर फोर्स मसल्स की हेल्प से अप्लाई किया जाता है. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. T for true and the first one is force is not a measurable quantity. Force जो स्टूडेंट measurable quantity नहीं है. No student, it can be measured and its की measuring unit होती है Newton. The next is SI unit of force is Newton. Yes, this statement is true student. SI unit standard unit जो होती है force की, that is the Newton. The next is force is equals to pressure upon area. Force को किस तरीके से measure किया जाता है calculate करने के लिए we can use the formula that is pressure upon the area, pressure exerted by the object and upon the area how much distance it covers. The next is liquids and gases do not exert pressure. Liquid and gases जो होते हैं वो pressure exert नहीं करते student. This statement is false. They both exert the pressure on the object. The next is all pushes and pulls are force. जितने भी हम किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना, that is the force. Yes student, because इसमें कांटेक्ट हो रहा है एंड ऑब्जेक्ट इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या पुल करते हो तो उसमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. मूव टू द नेक्स्ट. दैट इज अवर वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द नेक्स्ट फर्स्ट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज. किसी भी दो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज के अंदर अगर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टूडेंट फॉर अ फ्यू सेकंड्स के लिए होता है, क्रिएट भी किया जा सकता है. द नेक्स्ट इज द सिंगल फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ body to produce the same effect as this is done by all the forces collectively. That is the resultant force. Student, resultant force किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू सिंगल फोर्स मतलब एक ही टाइप का फोर्स होता है, एक्सर्ट किया जाता है टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट. उसी तरीके का जितना रिजल्ट मीन्स आता है उसी तरीके का फोर्स उस पर अप्लाई किया जाता है, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स. नेक्स्ट इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स आयरन एंड निकल ऑब्जेक्ट. एक ऐसा फोर्स जो कि आयरन एंड निकल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट, आपको पता ही होगा, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज मैग्नेट ही आयरन एंड निकल के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है. द नेक्स्ट इज लिक्विड एंड गैसेस टुगेदर. लिक्विड एंड गैसेस दोनों क्या है स्टूडेंट, दैट आर द फ्लूइड्स. नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as the barometer. So we have done our whole exercise of this chapter. Move to the chapter 12, that is friction. Student, in chapter 11 we have read about the force and in chapter 12 we have read about the friction. They both are the same. आप कह सकते हो फोर्स अप्लाई करना एंड फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है जब वो मूव करता है तो एक थिंग जो है उस टाइम पे पूरी होती है, दैट इज द फ्रिक्शन वहाँ पे. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस. द फर्स्ट वन इज हियर वी हैव एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन. द फर्स्ट इज फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय. फ्रिक्शन किस तरीके से इंक्रीज किया जाता है. हियर वी हैव फोर ऑप्शन. मेकिंग द सरफेस रफ, किसी भी सरफेस को रफ करके, लुब्रिकेटिंग द सरफेस को लुब्रिकेट करके मीन्स ऑयलिंग वगैरह करके, यूजिंग बॉल बेयरिंग. बॉल बेयरिंग्स आपने
सरफेस को अगर हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज जस्ट बिगिनिंग टू मूव इज नोन एज। मैक्सिमम फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन हो रहा होता है उस टाइम पे मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करना इज जस्ट एज द बिगिनिंग टू मूव, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करके। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो किस फ्रिक्शन की कैटेगरी में आता है? द लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। हियर द राइट आंसर इज फ्रेंड्स स्टैटिक फ्रिक्शन। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज which friction acts when we try to move an object at the rest? Question number third is which friction acts when we try to move an object at rest? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है देन हम उसको मूव कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, सो उस टाइप के फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज फ्रेंड स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। स्टूडेंट द राइट आंसर इज स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, वो रेस्ट पर है उसके बाद मूव कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड। फ्रिक्शन फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है अप्लाई किया जा रहा है किसी भी फ्लूइड के ऊपर, उसको हम किस कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे? द ड्रैग, रोलिंग फ्रिक्शन, थ्रस्ट एंड स्लाइडिंग। द राइट आंसर इज फ्रेंड ड्रैग। ड्रैग फ्रिक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, बॉल बियरिंग आर यूज्ड टू। स्टूडेंट बॉल बियरिंग का यूज किससे किया जाता है? आपने देखा होगा बॉल बियरिंग इस तरीके से होती है, यहाँ पे कुछ बियरिंग्स वगैरह डले होते हैं, छल्ले जिन्हें हम बोलते हैं। इनका यूज किससे किया जाता है स्टूडेंट? फ्रिक्शन को कम करने के लिए, बिकॉज इसमें ऑयलिंग वगैरह करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन लेस कर सकते हैं। सो द ऑप्शंस आर इंक्रीज फ्रिक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन, ऑप्टिमाइज फ्रिक्शन एंड नन ऑफ दिस। सो आई हैव ऑलरेडी टेल यू दैट इट इज यूज्ड फॉर द डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। मूव टू द नेक्स्ट। When one surface moves over another, the groups dash to each other. स्टूडेंट देखिए क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई एक सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके जो ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट, इसमें इस तरीके से आप देख सकते हो हल्के हल्के से सरफेस पर रिज होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ये इंटरलॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा अप्लाई होता है। सो द ग्रुप्स आर इंटरलॉक विद ईच अदर। द डैश इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फोर्स के बारे में मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप एडजस्ट कर लेता है चीज़ों के साथ, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। द नेक्स्ट इज सोप सॉल्यूशन आर डैश इन नेचर। यू नो दैट द सोप सॉल्यूशन किस टाइप का होता है? वैसे जनरली हम अगर केमिकल्स वगैरह में बात करें तो इट इज़ बेसिक इन नेचर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द फिजिक्स, सो इट इज स्लिपरी होता है। और जो सोप सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, उसको अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को स्मूथ मूव करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज the dash friction is greater than the dynamic friction। कौन सा फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन से ग्रेटर होता है? आपको दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो डायनेमिक फ्रिक्शन से ग्रेटर होता है। वी कैन रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस बाय गिविंग थिंग्स अ डैश शेप। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करवा रहे हैं तो उसकी उस ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रीमलाइन शेप दे करके एयर को मतलब एयर रेजिस्टेंस को कम करवा सकते हैं। यू हैव सीन द, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन जो मूव करता है उसकी आगे की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बॉडीज होते हैं, वो स्ट्रीमलाइन कैटेगरी में होते हैं, सो इट इजीली मूव्स इन द एयर। द नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, T for true and F for false. We have to write for the this statement. The first one is sliding friction is another name of dynamic friction. Sliding friction जो है स्टूडेंट वो dynamic friction का एक another name है। Yes student, this statement is true. The use of the lubricants makes the surface smooth. जो lubricants का use हम करते हैं वो surface को कैसा बनाता है स्टूडेंट? स्मूथ बनाता है। Yes, because ऑयल वगैरह अगर आपने देखा होगा फर्श पे भी गिरा होता है तो आप पैर स्लिप करते हो तो you get easily slip down. So these make the surface smooth. This statement is true. Move to the third. Streamlined shape is used for the reducing frictional force. एक streamlined shape use की जाती है friction को reduce करने के लिए। Yes, I have told you within a few seconds ago that की example मैंने आपको बताया था अभी एरोप्लेन का कि उसकी streamlined shape होती है और वो easily move करता है, so it reduces the friction. The next is static force is less than rolling friction. Static force जो होता है वो rolling friction से कम होता है। स्टूडेंट फॉल्स है, बिकॉज rolling friction कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर रोल करते हो तो वो इजीली रोल होता है इन कंपेरिजन टू स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट पे रखा होता है तो उसे पुश करते हैं, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो रोलिंग में क्या होता है? फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग में फ्रिक्शन लेस होगा। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया द सरफेस इज कॉन्टैक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है
के ऊपर डिपेंड करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. मूव टू द वन वर्ड आंसर्स. Force that act along the surface of the contact between two bodies. Force जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद अप्लाई होता है, दैट इज द कांटेक्ट फोर्स. क्वेश्चन नंबर 2. द प्रॉपर्टीज व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट. तो एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट जिसमें कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है अपने मोशंस को, फ्रिक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं. सो फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे. सो बिकॉज देखिए क्या होता है स्टूडेंट, सरफेस इस तरीके से होता है, ऑब्जेक्ट है इसको हम फोर्स कर रहे हैं तो ये सरफेस इस तरीके से मूव करता है तो अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है. दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वहाँ पे फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होता है. द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट दैट गिव राइज टू द फ्रिक्शन. एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में क्या होता है कि वो मतलब फ्रिक्शन वहाँ पे इंक्रीज करता है, मीन्स फ्रिक्शन वहाँ पर बनाता है. दैट इज द मॉलिक्यूलर एडिशन ऑफ द सरफेस. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी वजह से उनके अंदर जो कॉन्टेक्ट आता है, उनके अंदर जो एडिशन आता है, दैट इज the property create here, or we can say that irregularities also. क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में irregularities होती हैं, उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन रिक्वायर्ड करता है. The frictional force exerted by the fluid, frictional force जो कि फ्लूइड पर एक्सर्ट किया जाता है, that is the drag. The substance applied in between the surface of the contact to reduce the friction. एक ऐसा सब्सटेंस और एक ऐसी चीजें जो कि अप्लाई हो रही है किसके बीच में, दो कोई भी ऑब्जेक्ट दो कॉन्टेक्ट में जो आ रहे हैं उनके ऊपर अगर कोई दूसरी चीज़ अप्लाई करके हम फोर्स को क्रिएट करें या रिड्यूस करें, दैट इज द नोन एज लुब्रिकेंट. तो स्टूडेंट वी हैव डन अवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP स्कूल राजपुरा से. बेटा कल हमने पार्ट 6 पढ़ा था जिसमें हमने दोहे पढ़े थे, मौखिक प्रश्न किए, सही विकल्प किए तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हमने कर लिए. आज करते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और दीर्घ प्रश्न उत्तर. तो पहला प्रश्न है इसके अंदर, सच्चे संत का स्वभाव फूलों के समान कैसे होता है. कि जो सच्चा संत है उसका स्वभाव फूलों के समान कैसा होता है. कि जो संत है और जो फूल हैं उनके स्वभाव में समानता होती है वो किस प्रकार से है. तो उत्तर आएगा, जिस प्रकार फूल सभी को सुगंध देते हैं उसी प्रकार से जो सच्चे संत है वो भी सभी का भला चाहते हैं. कि जिस प्रकार से फूल हैं वो सभी को सुगंध देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसको सुगंध देनी है या इसको नहीं, क्योंकि फूलों की सुगंध सभी को मिलती है. उसी प्रकार से जो सच्चे संत होते हैं वो भी सभी का भला चाहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये मेरा दुश्मन है या फिर इसका भला मुझे करना है और इसका नहीं करना. तो इसलिए दोनों के स्वभाव में क्या समानता है कि दोनों ही, कि जिस प्रकार से फूल हैं वो सभी को सुगंध देते हैं उसी प्रकार से जो संत हैं वो भी सभी का भला चाहते हैं. आगे हमारा अगला प्रश्न है, क्या बैर प्रीत और यश जन्मजात होते हैं. क्या बैर प्रीत और यश है वो जन्मजात होते हैं. तो उत्तर आएगा नहीं. तो उत्तर लिखोगे नहीं, बैर प्रेम और यश है जो जन्मजात नहीं होते. कि किसी से भी दुश्मनी, किसी से भी प्यार या जो हमें यश की प्राप्ति होती है वो हमें जन्मजात नहीं होती, बल्कि कैसे होती है, धीरे धीरे होती है. अभ्यास करने यानी धीरे धीरे आती है वो हमें. कि होते हैं कि ये हमें होते होते ही अपने आप की किसी से दुश्मनी, किसी से प्यार और यश की प्राप्ति धीरे धीरे ही हमें प्राप्त होती है. आगे है, सच्चे संत का स्वभाव किस पेड़ के समान बताया गया है. कि सच्चे संत का स्वभाव है वो किस पेड़ के समान बताया गया है. तो उत्तर आएगा, सच्चे संत का स्वभाव चंदन के पेड़ के समान बताया गया है. किस कौन से पेड़ के समान, चंदन के पेड़ के समान बताया गया है. किस प्रकार से बताया गया है कि जिस प्रकार से चंदन का जो पेड़ होता है उसके ऊपर सांप हैं वो लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसके अंदर जहर नहीं जाता सांप का. उसी प्रकार से जो सच्चे संत होते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता. इसलिए सच्चे संत का स्वभाव किस पेड़ के समान बताया गया है, चंदन के पेड़ के समान. आगे है, किसी वर्ग के मुखिया के मुख के समान क्या गुण होना चाहिए. किसी भी वर्ग का जो मुखिया है उसके अंदर मुख के समान क्या गुण होना चाहिए. कि ऐसा मुख का कौन सा गुण है जो एक मुखिया के अंदर भी होना चाहिए. तो उत्तर आएगा बेटा, इसको लिखोगे आप, किसी वर्ग के मुखिया के मुख में मुख के समान गुण होना चाहिए कि वह सभी का पालन पोषण समान रूप से करे. कि जो मुख्य जिस प्रकार से मुख है वो सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है, सभी अंगों को जितनी उनकी जरूरत है उतना भोजन उनको प्रदान करता है. उसी प्रकार से जो मुखिया है वो मुखिया भी ऐसा होना चाहिए
जो सभी को समान रूप से पालन पोषण करे, यानी सभी को समान दृष्टि से वो देखे। आगे है, क्या दूसरों में दोष निकालने से अपने दोष दूर हो जाते हैं? क्या ऐसा होता है कि हम दूसरों में दोष निकालें और अपने दोष दूर हो जाएं? तो उत्तर आएगा नहीं। दूसरों में दोष निकालने से पहले नहीं, दूसरों में दोष निकालने से पहले अपने दोष दूर नहीं होते, कि दूसरों में दोष निकालने से अपने दोष हैं वो दूर नहीं होते। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हमें अपने दोषों को, अपनी कमियां हैं उनको निकालना होगा, उन्हें दूर करना होगा। आगे है, चंदन के समान भले व्यक्ति का कौन सा गुण होता है? कि चंदन के समान भले व्यक्ति में कौन सा गुण होता है? कि जिस प्रकार से चंदन के ऊपर सांप लिपटे रहते हैं फिर जहर नहीं जाता, उसी प्रकार से भले व्यक्ति पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता। जो भला व्यक्ति होता है उसके ऊपर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे है, दीर्घ प्रश्न उत्तर में सज्जन और मुक्ताहार में क्या समानता बताई गई है? कि जो सज्जन है और जो मोतियों का हार है उन दोनों में क्या समानताएं बताई गई हैं? तो उत्तर आएगा, सज्जन और मुक्ताहार में समानता है कि जिस प्रकार मोतियों का हार टूट जाने पर हम उसे बार बार पिरोते हैं। कि दोनों में क्या समानता है? कि जिस प्रकार से मोतियों का जो हार है वो टूट जाने पर हम उसे बार बार पिरोते हैं, यानी उसको बार बार हम धागे में पिरोते हैं, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर उसे बार बार मनाना चाहिए। उसी प्रकार से दोनों में क्या समानता हो गई कि जिस प्रकार से हम मोतियों के टूट जाने पर उसे बार बार पिरोने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सज्जन के रूठ जाने पर उसे बार बार मनाने की हम कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, दूसरों को किस प्रकार के व्यवहार से आकर्षित किया जा सकता है? कि हमारा कैसा व्यवहार हो जिससे हम दूसरों को आकर्षित कर सकें? तो उत्तर आएगा, दूसरों को अच्छे तथा सरल व्यवहार से आकर्षित किया जा सकता है। कि हमारा व्यवहार जितना अच्छा और सरल होगा उसी प्रकार से हम उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जिस प्रकार से फूल हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं क्योंकि फूलों का स्वभाव अच्छा होता है, उसी प्रकार से हम उनको आकर्षित कर सकते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न, किसी के घर जाने से पूर्व हमें किन बातों पर विचार कर लेना चाहिए? कि हम किसी के घर जाते हैं उससे पहले हमें किन बातों पर विचार कर लेना चाहिए? तो उत्तर आएगा, किसी के घर जाने से पूर्व हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिसके घर हम जा रहे हैं, जिसने हमें बुलाया वो प्रेम से बुलाता है या नहीं। यानी जिसके घर हम जा रहे हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर कोई हमें देखकर प्रसन्न होगा या नहीं, हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए तथा उसके मन में हमारे प्रति प्रेम और स्नेह होना चाहिए। कि किसी के भी घर जाने से पूर्व हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसके घर हम जा रहे हैं वो हमें प्रेम से बुलाता है या नहीं, तथा उसके मन में हमारे प्रति प्रेम स्नेह होना चाहिए, उसी के घर हम उसे जाना चाहिए। आगे है, निम्नलिखित दोहों का भाव स्पष्ट कीजिए। आवत ये हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे में। तो यहाँ पर इस दोहे का भाव क्या बताया गया है? कि आवत ये हर्षे नहीं, कि किसी के भी आने से, कि आवत ये कि आप जहाँ पर भी जाएं और आपको देखकर कोई प्रसन्न नहीं हो, नैनन नहीं स्नेह, और उनके मन में, आंखों में आपके प्रति स्नेह नहीं हो, तो ऐसी जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है, चाहे वहाँ पर मोतियों की यानी सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो। दूसरा है, रूठा सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन पुनि पुनि पोइए टूटे मुक्ताहार। यहाँ पर ये रहीमदास जी का दोहा है। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है तो उसे हमें बार बार मनाना चाहिए, जैसे मोतियों की माला के टूटने पर हम उसे बार बार से धागे में पिरोने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर हमें उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहला दोहा जो आवत ये हर्षे नहीं का भावार्थ है बेटा, देखो तुलसीदास जी ने इस दोहे में कहा है कि जिस जगह आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं हो, जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम या स्नेह ना हो, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की बारिश क्यों न हो रही हो। कि ऐसी जगह जहाँ आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं हो तथा जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम या स्नेह ना हो, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की बारिश क्यों ना हो रही हो। तो ये जो आपका प्रश्न आया था बेटा लघु दीर्घ में ही, कि किसी के घर जाने से पूर्व हमें किन बातों पर विचार करना चाहिए, तो आप उसमें ये उत्तर भी लिख सकते हो। अगला है,
जो रूठा सजन मनाइए उसी का अर्थ भावार्थ है कि रूठा सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन पुनि पुनि पोइए, टूटे मुक्ता हार। तो यहाँ पर भाव है कि रहीम दास जी कहते हैं कि यदि आपका प्रिय आपसे रहीमदास जी कहते हैं यदि आपका प्रिय आपसे 100 बार भी रूठ जाता है तो हमें उसे मनाना चाहिए। यानी जो प्रिय यहाँ पर जो आपका प्रिय व्यक्ति है, मित्र है, भाई है, बहन है, कोई भी, तो रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपका प्रिय आपसे 100 बार भी रूठ जाता है तो हमें उसे मनाना चाहिए। जिस प्रकार से मोतियों की माला टूट जाती है और हम बार बार इन मोतियों को धागों में पिरो देते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने प्रिय के रिश्तों को नहीं खोना चाहिए। कि जिस प्रकार से मोती की माला टूटने पर हमें उसे धागे में बार बार पिरोते रहते हैं, उसी प्रकार से अगर आपका कोई सज्जन, आपका कोई प्रिय है, वो आपसे रूठ जाता है तो उसे बार बार में मनाना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते आपको खोने नहीं है। तो आपको बेटा ये सभी प्रश्न उत्तर नोटबुक में नोट करने और अच्छे से लर्न करने हैं। थैंक यू। Good morning students, welcome to our online classes. This is for class 8 and in previous class we do the exercise of our geography portion and today we start our civics portion. So let we start with our 28th chapter of our book and first chapter of civics. So let we start with fill in the blanks. First, a dash is a set of fundamental laws used for governing a state or country. So the answer is constitution. constitution, constitution. Second is if the law are written down it is a dash constitution. तो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा? अगर हम उसे लिख देते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड इज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम डैश विच इज़ लैटिन फॉर रेगुलेशन एंड ऑर्डर. कि जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से निकला है? जिसका लैटिन में अर्थ होता है नियम और कानून. तो कहाँ से निकला है? कॉन्स्टिट्यूशन से ही. constitution, कॉन्स्टिट्यूशन. आवर फोर्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री कंटेन द डैश ऑफ ए गवर्नमेंट एज वेल एज इट्स. कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का क्या कंटेन करता है? पावर्स कंटेन करता है. क्या कंटेन करता है? उसकी शक्तियाँ कंटेन करता है और उसके साथ साथ ही लिमिटेशन, LIMITATIONS, लिमिटेशंस भी देता है. कि अगर वो किसी देश को शक्तियाँ दे सकता है तो वो सरकार की जो लिमिटेशंस है उनको भी वो ध्यान में रखता है. इंडिया फिफ्थ है इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द डैश इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. क्या है? लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट केम इनटू अफेक्ट ऑन. अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को. ओके स्टूडेंट्स, कि अपना संविधान जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है. ठीक है, और वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को. नाउ वी स्टार्ट आवर ट्रू फॉल्स. First is the salt satyagraha was launched to protest the colonial government. कि जो सत्याग्रह था वो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसको प्रोटेस्ट करने के लिए लॉन्च हुआ था. मतलब जो अंग्रेज़ों की सरकार थी उसको उसका बहिष्कार करने के लिए. तो ये क्या है? ट्रू है. इम्पोजिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स इन 1882. कि जो टैक्स लगाया गया था 1882 में गवर्नमेंट के द्वारा, उसका बहिष्कार करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था. सेकेंड इज़ शुगर इज़ ए बेसिक नेसेसिटी. तो यहाँ पे सॉल्ट इज़ ए बेसिक नेसेसिटी है तो ये क्या हो जाएगा? अपना फॉल्स हो जाएगा. थर्ड इज़ द एंटी लिक्वियर कैंपेन स्टार्ट इन 1999 बाय वुमेन ऑफ नेलोरे डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. कि
जो एंटी लिक्विड कैंपेन, मतलब कि जो मदिरा वगैरह के लिए एंटी लिक्विड मतलब नशा मुक्ति जो कैंपेन स्टार्ट हुआ था वो 1999 में स्टार्ट हुआ था वुमेन्स के द्वारा, और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये भी क्या है, ट्रू है। फोर्थ इज डिसेंट मीन टू डिसएग्री और टू ओपोज, कि डिसेंट का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज़ से खुश नहीं हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, ट्रू है। फिफ्थ इज इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आउटलाइन द लॉ ऑफ द कंट्री एंड दस द लीगलिटी ऑफ लॉज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश की जो नियम वगैरह बनते हैं उनकी आउटलाइंस है, ठीक है, और ये किसी देश की जो लीगलिटी ऑफ लॉ इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो लॉ सही है या गलत है, लीगल है या इलीगल है, वैध है या अवैध है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही, संविधान ही बताता है। तो ये भी क्या है, ट्रू है। नाउ वी डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 और 29th चैप्टर ऑफ आवर book. Now we start with exercise. A is fill in the blanks. First is dash refers to the introduction to a document which outline the vision of the document. तो क्या आएगा यहाँ पे, प्रिम्बल आएगा, PREAMBLE, प्रिम्बल। की जो प्रिम्बल होती है वो किसी जो अपना संविधान है उसको इंट्रोडक्शन देने के लिए, उसका परिचय देने के लिए वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में अपना परिचय देते हैं तो ये वही इंट्रोडक्शन है। तो संविधान की इंट्रोडक्शन कौन है, प्रिम्बल है। सेकेंड इज इंडिया वॉज डिफाइंड एज डैश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो क्या है यहाँ पे, सोवर्जियन, की मतलब कि धर्मनिरपेक्ष है, SOVEREIGN, सोवर्जियन मतलब धर्मनिरपेक्ष है। Third is the dash of the constitution passed in 1976 had added socialist and secular to the preamble, कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा मतलब कि क्या पास हुआ 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में जिसने सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़ दिए प्रिम्बल में। अपनी जो प्रिम्बल है उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़े, तो 42 सेकेंड अमेंडमेंट है, जो 42वां संशोधन है, AMENDMENT की जो 42वां संशोधन है उसने अपने जो प्रिम्बल है उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़े। फोर्थ इज द टर्म डैश सिग्निफाइज इंडिपेंडेंस एंड दैट इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, कि क्या कौन सी टर्म है जो भारत को आज़ाद घोषित करती है या आज़ादी की, भारत एक आज़ाद देश है इसकी तरफ सिग्निफाई करती है कि भारत बाहरी नियंत्रण से मतलब फ्री है, आज़ाद है। तो क्या है, सोवर्जियन, SOVEREIGN। फिफ्थ इज इंडिया हैज़ इट ओन डैश विच मेक हर ओन लॉ एंड गवर्न्स हर ओन सिटीजन्स, कि भारत के पास क्या है जो खुद के नियम बनाती है और जो सिटीजन्स हैं उनको खुद गवर्न करती है। तो क्या है, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट है जो खुद लॉ बनाती है और लोगों को गवर्न करती है, उनके ऊपर उन लॉज को लागू करती है। सिक्स्थ इज डैश टर्म एम्फाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, कि कौन सी टर्म है जो सोशल और इकोनॉमिक, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक विभिन्नता को प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। तो कौन सी टर्म है, इसका आंसर क्या आएगा, गवर्नमेंट। तो यहाँ आएगा सोशलिस्ट, SOCIALIST। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स ऑफ आवर चैप्टर। फर्स्ट इज द फंडामेंटल राइट्स आर कंसिडर्ड एज द बेसिक ह्यूमन राइट्स, कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो मानव के बेसिक ह्यूमन राइट है, बेसिक मानव अधिकार है। तो ट्रू है ये। ग्लोबली देयर आर 135 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया विच हैव मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, कि भारत के साथ साथ विश्व में मतलब 135 ऐसे देश हैं जिन्होंने एजुकेशन को एक मूल अधिकार बनाया है। तो ये भी ट्रू है। थर्ड इज pre-reservation of one's culture as well as conservation of right to the minorities constitute cultural and educational rights, कि जो कल्चरल को कंजर्व करने के लिए
किसी के सांस्कृतिक अधिकारों को कंजर्व करने के साथ साथ जो एजुकेशन राइट्स देता है ये माइनॉरिटीज़ को, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ है ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वल एंड नो रिलीजन इज़ गिवन प्रीफरेंस ओवर द अदर्स, कि किसी भी जो जो भी कोई धर्म है उसको मतलब सभी धर्मों को समान माना जाएगा और किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये भी ट्रू है। फिफ्थ इज इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गेट वायलेटेड द विक्टिम इज गिवन द राइट टू अप्रोच द कोर्ट, कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के प्रति कोई मतलब कि वायलेंट होता है, तो जो विक्टिम है मतलब किसी के मूल अधिकारों के प्रति उसका शोषण होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, तो ये भी ट्रू है। सिक्स इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विच प्रोटेस्ट दैम फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट प्रोवाइड किया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, की शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि अगर किसी व्यक्ति के साथ चाहे वो लेबर हो, किसी को मजदूरी करने के लिए फोर्स किया जाता है या उसका किसी भी तरीके का शोषण होता है, तो वो मतलब कि उसने सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक राइट प्रोवाइड किया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये भी ट्रू है। Students, welcome to our YouTube channel. This is for 8th class, and students, just make sure that from today onwards we are going to start with the new syllabus of SA1. So be careful among your studies, about your studies. And so let's start. Our today's topic is models, chapter number 5. We completed with the tenses in all three kinds: present, past and future. So let's start with the models today. So here what is model? First of all I will tell you about the define of model. Models क्या होते हैं? A model is a verb used with another verb to express the mood or the attitude of the speaker. See, जब हम models यूज़ करते हैं वर्ब के साथ, तब हमें ये पता चल जाता है जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, उसका मूड एक्सप्रेस करता है, उसका एटीट्यूड, वे ऑफ टॉकिंग, कि वो किस वे में बात कर रहा है, इसका हमें पता चलता है, उसे हम मॉडल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीना कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अब इसमें क्या है, टीना कैन यूज़ किया है हमने, इससे हमें एबिलिटी शो हो रही है कि टीना 5 भाषाएं बोल सकती है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, उसकी एबिलिटी का पता चल रहा है। इस तरीके से हमें ऐसे ही हमें मॉडल यूज़ करने हैं सेंटेंसेस के साथ, जो हमें ये बताएंगे कि हाँ, जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, उसकी मूड और एटीट्यूड, बोलने का तरीका कैसा है। सो models are used to convey the ideas of permission, possibility, probability, ability, suggestion, advice, necessity, obligation, offer, prohibition, etc. See, अब मॉडल्स क्या होते हैं, जो ये कन्वे करेंगे, जो ये बताएंगे, जो आइडियाज़ है हमारे, वो परमिशन ले रहे हैं हम किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, किसके अंदर कितनी क्षमता है, करने की एबिलिटी है या नहीं, सजेशन, किसी को एडवाइस देना या किसी से सलाह लेना, इन सब चीज़ों को भी हम मॉडल्स के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स आर कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, must and ought to, dare, need and used to known are as semi models. ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो कॉमनली यूज करते हैं हम हर सेंटेंस के साथ। बट डेयर, नीड एंड यूज टू, ये 3 मॉडल्स ऐसे हैं जो हमारे सेमी मॉडल्स हैं, जो कभी कभार ही यूज़ कर पाते हैं। मॉडल्स हैव ओनली वन फॉर्म, एक ही फॉर्म होती है, कोई अलग अलग फॉर्म नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट वी कैन
वी डू नॉट चेंज देम। ये सिंगुलर प्लूरल एक ही होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द परमिशन। परमिशन के साथ हम कौन से मॉडल्स का यूज़ करेंगे? मे, कैन एंड कुड। हम 3 मॉडल्स को यूज़ करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द परमिशन। अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है कोई, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मे, कैन, कुड। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस। आस्किंग परमिशन, जब हमें किसी से परमिशन लेनी है, वी यूज़ कैन, कुड एंड मे टू आस्क फॉर परमिशन। हम इन तीनों मॉडल्स का यूज़ करेंगे जब हमें किसी से परमिशन लेनी है। कैन आई यूज़ योर पेन फॉर अ वाइल, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ एक बार? कुड यू सेंड मी अ सैम्पल कॉपी, मे वी स्पीक टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। सो लाइक दिस वी आर यूजिंग 3 मॉडल्स फॉर परमिशन। गिविंग परमिशन, जब हमें परमिशन देनी है, जब हमें किसी को परमिशन प्रोवाइड करनी है, यानी कि देनी है किसी को परमिशन, तब हम यूज़ करेंगे कैन और मे। कुड यूज़ नहीं करेंगे, मे और कैन का ही यूज़ करेंगे। यू कैन वेट इन माई ऑफिस इफ़ यू लाइक, आप मेरे ऑफिस में वेट कीजिए अगर आपको पसंद आता है। कैन आई यूज़ योर कैलकुलेटर, ऑफ कोर्स यू कैन। यहाँ पे इसने परमिशन ली है, देखो कैन आई यूज़ योर कैलकुलेटर, इसने यहाँ पे परमिशन ली है उसके पास। ऑफ कोर्स यू कैन, हाँ तुम ले सकते हो। लाइक दिस यू विल यूज़, देखो कुड आई से समथिंग, इसमें इसने परमिशन ली है। ऑफ कोर्स यू मे, इसमें इन्होंने परमिशन दी है। टॉकिंग अबाउट परमिशन, इफ़ सर्टेन थिंग्स आर परमिटेड और नॉट परमिटेड बाय लॉ, अगर हमें परमिशन देनी है, किसी को परमिशन परमिटेड है ऑलरेडी, जैसे अगर हम किसी चीज़ को, हाँ हम इसको परमिशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये लॉ के अगेंस्ट है। वी यूज़ कैन, कैन नॉट, कांट। हम इन तीनों इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कहा है कि अगर हमें पर उसको परमिशन नहीं है ये, तो वी कैन यूज़ कैन नॉट और कैन ऑल्सो। सो लाइक दिस we can give or take permissions from another person also. So let's start with the exercise. On the next page we are having an exercise of this chapter, of this topic. So see, complete these sentences with can, could or may, यानी कि it means आप ये परमिशन के रिगार्डिंग है और इसको आपको फिल करना है। Their negatives can be required in certain cases, अगर नेगेटिव भी यूज़ होते हैं, मीन्स कैन, कांट, कैन नॉट, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। मदर, फर्स्ट सेंटेंसेस, मदर आई एम ऑफुल हंग्री, कैन आई ईट अनदर स्लाइस ऑफ कोकोनट केक, कैन। इसमें क्या है, इसमें हम परमिशन ले रहे हैं, सो वी विल पुट कैन। दिस इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू may take photographs here. A car driver to a pedestrian, could you please tell me the direction to the hotel? So next is employee talking to her manager, I have prepared all the vendor agreements, sir, may I bring them in for your signatures? Again he is taking the permission. Veena to her friend, वीना अपने फ्रेंड से बात कर रही है, you may use this marker, you can use this marker, I have another one in my pencil box. Student to a teacher, may I come to meet you tomorrow, ma'am? Teacher, yes you can. Vishal to his elder brother,
May I borrow your jacket, Rajan? Mine is with the dry cleaners. So I have done this 7 sentences for you. So rest of the 3 sentences you have to do it on your own. This is your practice also. आपकी इससे practice भी हो जाएगी. So students, please make sure that be continue with your videos and your activity works. So do this work in your fair notebook. Thank you everyone.